ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये आप लोग काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे एंड बहुत सारे मुझे रेगुलर कमेंट्स आ रहे थे मेरे हर वीडियो पे। जियो टॉक्स चैनल की बात करूं तो नॉर्मली ये जो टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल एंड टाइटल देख ही लिया होगा कि हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल था मुझसे। खासतौर पर बता दो आपको कि जब भी मैं लाइव सेशन भी करता हूं तो बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट आते हैं कि सर आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर कैसे बना जाए। तो नॉर्मली आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली डेडिकेशन के साथ रहने वाला है कि हाउ टू बिकम आईएएस ऑफिसर, किस तरह से आईएएस ऑफिसर बना जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईएएस ऑफिसर तो आपको बनना है, लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी चीजें होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि आपको आईएएस ऑफिसर क्यों बनना है, क्या इसमें फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, साथ ही में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया जाता है, क्या क्राइटेरिया होता है, एज लिमिट वगैरह वगैरह, हर एक चीज आपको ये वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों। इसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको हर एक चीज मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले दोस्तों कि क्या होता है यहाँ पे आईएएस ऑफिसर एंड इसमें आपको सबसे पहले आईएएस ऑफिसर क्यों बनना है, सेकंड है आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, क्या आपका क्राइटेरिया होगा इसमें, फोर्थ चीज आपका एग्जाम किस तरह से होता है, कौन करवाता है, उसके बाद क्या होता है आपके सैलरी स्ट्रक्चर है, आपको फाइनली बताऊंगा कि किस तरह से आपको पहला कदम उठाना है टुवर्ड्स द आईएएस ऑफिसर गोल जो है आपका उसमें। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहली बात यह है कि व्हाई। ठीक है, सवाल ये आता है व्हाई, क्यों आपको बनना है आईएएस ऑफिसर। देखो जॉब तो बहुत सारे, आईएएस ऑफिसर इज नथिंग बट आपका एक गवर्नमेंट जॉब है। तो गवर्नमेंट जॉब देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, गवर्नमेंट जॉब होता है और हर एक में पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्यों जाते हैं आईएएस ऑफिसर्स के पीछे, बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं, लेकिन ये क्यों करते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि आईएएस ऑफिसर अगर आप बन जाते हो, नॉर्मली भगवान करे आप बन जाओ दोस्तों, लेकिन जब भी आईएएस ऑफिसर्स के बारे में हम बात करते हैं तो एक अलग से फीलिंग आता है, हमारे गूज़बम्स आ जाते हैं कि अगर लेट सपोज कि अगर मैं बात करूं कि कोई भी इंसान आप ऐसे हो जिसको आप जानते हो और वो एक आईएएस ऑफिसर हो, तो आप उससे मिलने के बाद एक अलग से अंदर एक ऊर्जा आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है कि वाओ दिस इज एन आईएएस ऑफिसर पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जानना पड़ेगा आपको क्यों बनना है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं आईएएस ऑफिसर बनने की। सबसे पहले यहाँ पे होता है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि आपका जॉब जो है वो फिक्स है, आपसे आपका जॉब जो है कोई छीन नहीं सकता। मतलब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक आपके हाथ से कोई भी जॉब नहीं ले सकता, अनलेस एंड अनटिल कुछ एक्सटर्नल फैक्टर या फिर बहुत ही डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, वो जब तक ना आ जाए तब तक आपको कोई आपसे जॉब नहीं छीन सकता। ये पहला रीजन था। सेकंड रीजन ये है कि सबसे अच्छा है कि ग्रेट इनकम, बहुत ही अच्छा इनकम होता है इसमें, सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होता है। हम आगे वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कि क्या होता है सैलरी स्ट्रक्चर। ये सेकंड चीज हो गया। एक बहुत ही अच्छा हाउस, यानी कि ग्रेट हाउस आप बोल सकते हैं, अलॉट होता है, सरकारी बंगला जिसको हम लोग बोलते हैं, एक बंगलो आपको अलॉट किया जाता है, वहां पे आप जो है रहने का मौका मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही में दोस्तों एक कार दी जाती है आपको लाल बत्ती वाली, पर अभी फिलहाल में रूल चेंज हो गए तो लाल बत्ती तो नहीं मिलती, अभी ब्लू कलर की आपके ऊपर एक लाइट होती है। साथ ही में आपके ड्राइवर्स होंगे, आपके यहाँ पे सिक्योरिटी पैनल्स हो गए आपकी सुरक्षा में। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको एक बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस करवाता है कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, अच्छा सैलरी ले रहे हो, साथ ही में इतने सारे सुविधाएं दी जाती है, जिस तरह मंत्रियों को दी जाती है उस तरह आपको भी दी जाती है दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा एक फैक्टर बनाता है, एक तरीके से डिफरेंशिएट करता है बाकी गवर्नमेंट जॉब्स के बीच में एंड आईएएस ऑफिसर्स के बीच में। तो ये सबसे पहला हो गया हमारा कि क्यों बनना है आपको आईएएस ऑफिसर, व्हाई। ये सबसे पहले सवाल का जवाब था। दूसरा सवाल मेरा ये था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है। बहुत सारे लोग जो है मेरे स्टूडेंट ही है, खासतौर पर बात करूं जो 7 से लेकर 11 12 तक के स्टूडेंट्स है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि अगर आप चलो आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो ये तो पता हो गया, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये आप फुलफिल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम बात करने वाले हैं अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईएएस ऑफिसर्स पर्सन। तो ये जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं, 2 से 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी बताऊंगा और डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करें मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, जो भी नियम एंड कानून होते हैं, ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर जो होते हैं उसको मेंटेन करना। जैसे कि आपको बता दें आईएएस ऑफिसर्स को जो पोस्ट दी जाती है वो खासतौर पे जो कलेक्टर होते हैं डिस्ट्रिक्ट पे या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो लेवल पे पोस्ट दी जाती है, जिनका काम होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। सेकंड काम उनका होता है रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन, दैट इज डिपार्टमेंट जो होता है उनके अंडर में होता है। तो रेवेन्यू कलेक्शन करना ये उनकी जिम्मेदारी होती है, फंड्स कलेक्ट करना ये उनकी जिम्मेदारी होती है। साथ ही में बहुत सारे ऐसे लॉज एंड ऑर्डर होते हैं उनको इंप्लीमेंट करना एंड साथ ही में पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बहुत बड़ा एक टास्क होता है। एंड बात करें जितना औहदा एक मंत्री का होता है उतना ही औहदा जो होता है वो आईएएस ऑफिसर का होता है दोस्तों। तो एक बहुत रेप्यूटेटेड एंड बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होता है कि अगर आप ये चीज करना चाहते हो और आगे आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए और आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए कि मैं उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को झेल सकूं, क्योंकि आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना, आप कोई अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप पूरे देश को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उतने बड़े लेवल की जॉब होती है। ये तो बात कर लिया हमने सेकंड चीज की जिसका नाम था रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड यहाँ पे मैं बात करूंगा क्राइटेरिया क्या होता है इसका। तो क्राइटेरिया सबसे बेस्ट आपको अगर मैं बताऊं दैट इज कि आपको
अगर आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसके लिए आपको एक एग्जाम लिखना पड़ता है जिसका नाम है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सीएससी, जो कि यूपीएससी के अंडर में आता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो यूपीएससी एग्जाम करवाती है, उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, लगभग 20-25 टाइप के एग्जाम्स होते हैं, हम कभी और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन खासतौर पर हम आईएएस के ऊपर ही फोकस है। तो आईएएस इज ऑल्सो एग्जाम टेकन बाय यूपीएससी, हर साल वो लेता है। एंड इसमें अगर बात करें, हर साल लगभग 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, लगभग 10 लाख पीपल अप्लाई फॉर दिस एग्जाम, दैट इज आईएएस एग्जाम, हर साल देते हैं। एंड साथ ही में 10 लाख लोग अप्लाई करने के बाद सिर्फ 5 लाख ऐसे लोग हैं जो एग्जाम लिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम यहाँ पे अप्लाई फॉर्म भरने के बाद बैठते नहीं, क्योंकि उनका प्रिपरेशन नहीं हुआ रहता है या फिर कुछ और एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके वजह से वो लोग एग्जाम देने भी नहीं जाते। तो 10 लाख में से सिर्फ 5 लाख जाते हैं एग्जाम देने, और 5 लाख में से दोस्तों सिर्फ 1000 जो बच्चे होते हैं, 1000 पीपल आर ओनली सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। उसमें भी रैंकिंग होते हैं, रैंकिंग के हिसाब से पोस्ट मिलता है। तो आप सोच सकते हो कितना कम है, लगभग 0.3% का रेटिंग होता है, मतलब अगर 100 इंसान में से सिर्फ एक इंसान का चांसेस होता है कि वो सिलेक्ट हो जाए। करेक्ट है, तो यहाँ पे हमने बात कर लिया। एंड साथ ही में एक एज लिमिट होता है, मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी तो आप काफी छोटे हो, अगर आप हमारे स्टूडेंट्स हो, रेगुलर व्यूअर्स हैं हमारे, तो आप लोग काफी स्टूडेंट जो हो छोटे हो, 7 से 12 तक के ही हो। तो एंड नॉर्मली जो लोग हमारे न्यू हैं, जो लोग 12th पास आउट कर चुके हैं, तो उनके लिए बता दें, तो एज लिमिट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड फैक्टर, जो कि है लगभग 21 साल से 32 ईयर्स, 21 से लेकर 32 ईयर्स तक, जो कि जनरल कैटेगरी का बता रहा हूं सिर्फ। बाकी जो एससी है, ओबीसी, जो अदर कास्ट है, उनके लिए कम कम होते जाता है। हम लोग उसके बारे में कभी और बात करेंगे, या फिर दोस्तों आप लोग रिसर्च कर सकते हो, गूगल पे आपको मिल जाएगा। तो 21 से 32 हम सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात करें तो ये एज लिमिट होता है। सेकंड ये है